Hello students and welcome back. In my previous audio I have explained you about electrode potential. ठीक है, फिर सेल पोटेंशियल भी हो गया था हमारा ये टॉपिक. आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट ई ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल. ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल. इट इज़ द वोल्टेज, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इन द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल. ठीक है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ राइट इलेक्ट्रोड माइनस ई ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड. ठीक है, नाउ टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर electrode by using standard hydrogen electrode. So let us see. Now here the potential of individual half cell cannot be measured directly. We do not have such a method कि we can measure the potential of any half cell directly. So what do? Actually we will choose such a electrode which is having a fixed value of potential, है ना. So for that हम क्या चूज़ करते हैं? वी चूज़ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. आपने पढ़ा है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो पोटेंशियल होता है इट इज़ एक्चुअली आर्बिट्रेरली इट इज़ ज़ीरो. वो कितना होता है? ज़ीरो. उसका जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है. यहाँ पे ये हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है और हेयर ऑल्सो आई एम अंडरलाइनिंग. ठीक है, आई एम हाईलाइटिंग इट कि वो होता है ज़ीरो. अब क्या होता है, मान लीजिए मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है. सो व्हाट डू? आई विल कनेक्ट दैट पर्टिकुलर कॉपर इलेक्ट्रोड विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. यानी वन ऑफ द हाफ सेल. आपका जो एक कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है और एक एनोडिक कंपार्टमेंट होता है ना. जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो आपका एनोडिक कंपार्टमेंट में भी आप वर्क कर सकता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी वर्क कर सकता है. इसी तरह मैंने आपको इसके पहले डिस्क्रिप्शन में भी बताया कि आपका इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है. इट मीन्स हम हाफ सेल में जब दो तरफ सेल कंपार्टमेंट कनेक्ट करते हैं तो हमारी इच्छा है हम एक जगह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरी जगह हम अपना इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे जिसका पोटेंशियल हमको डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू कि अब ये करेंगे कैसे. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है. देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो 1 बार प्रेशर पे रहती है. इसमें एक प्लैटिनम फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल. एक प्लैटिनम फॉइल है और उसके ऊपर प्लैटिनम का कोट लगा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है वो 1 बार का है. और यहाँ पे जो हमने कंसंट्रेशन जो लिया है ना, ऐसा सोल्यूशन विच इज़ रिलीजिंग H+ आयन, उसका जो भी कंसंट्रेशन हमने लिया है 1 मोलर. कितना लिया है? 1 मोलर. या कहना चाहिए हमारा जो सोल्यूशन है इट इज़ हैविंग 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमको जिसका भी EMF निकालना है तो हम उसके लिए कंप्लीट सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं. हाउ डू वी एक्चुअली कंस्ट्रक्ट द कंप्लीट सेल? इट इज़ मेंशन इन दीज लाइन्स. मैं धीरे से आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आप देखिए इसको, है ना. इन लाइन्स में ये मेंशन्ड है. ठीक है, नो लेट मी शो यू. देखो, एट 298 केल्विन द EMF ऑफ द सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. फिर डबल लाइन दिया है. सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड. मैंने आपको बताया है, हमने 2 वर्ड पढ़े थे, हमने पढ़े थे LOAN. ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं SHE, हमारा एक कंपार्टमेंट. और फिर हमने पढ़ा RRCP. तो यहाँ पे हम जो कंपार्टमेंट हमारा ले रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है डिज़ायर्ड इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमको निकालना है. जो पोटेंशियल आप जिसका निकालना चाहते हो, मैं अगर कॉपर इलेक्ट्रोड का निकालना चाहती हूँ तो मैं वहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड लगा दूँगी, है ना. मतलब मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना दिया और हमारा जो या रेफरेंस हाफ सेल कहलाएगा क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है. और हमने जो कैथोडिक कंपार्टमेंट में उसमें हमने लिया अपना इलेक्ट्रोड. क्यों लिया है? क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि IUPAC में हम किसी का भी एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी डिटरमाइन कर सकते हैं. इसके पहले वाला जो ऑडियो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और क्यों कोई भी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है. लेकिन
IUPAC कहता है कि हमारे कन्वीनियंट के लिए, और क्या है एक्चुअली कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो इसके लिए इट्स बेटर कि हम सारे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करें। इट मीन्स जब हम सारे इलेक्ट्रोड्स, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो इसका मतलब हमको उसको कैथोडिक कंपार्टमेंट में कनेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कनेक्ट इट इन कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह से जब हम इस SHE को हमारे सेल में कन्वर्ट कर यानी कनेक्ट कर देते हैं, मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी विल सी इन दिस डायग्राम नंबर 8. सो हियर वी आर कनेक्टिंग, एक्चुअली नाउ हियर वी आर कनेक्टिंग SHE, है ना, एंड दिस साइड, that is right side, we are connecting our desired electrode, of which we have to find out the potential. As the chemical reaction starts, जब chemical reaction start होगी तो we will find a deflection, we will see a deflection in the voltmeter. ये जो deflection है that is actually the potential of this electrode. This is not the potential of this electrode. इसका potential नहीं है, वो किसका potential है? right hand side के electrode का, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि सारे electrode के लिए we are finding the reduction potential. हम क्या निकाल रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। हम क्या नहीं निकाल रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसलिए हमने सारे इलेक्ट्रोड को कैसे कनेक्ट किया है? अगर हमें निकालना है किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का, सो वी हैव कनेक्टेड दैट इलेक्ट्रोड इन राइट हैंड साइड, नॉट इन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो now we will move further. Now here we will see that here I have told you this how to find out. Now here is the formula which we are using, है ना. What formula are we using? कि E degree का sign for standard state, E degree of the cell is equal to, for the cell which we will construct by using SHE and the hydrogen and the desired electrode. ठीक है, E degree is equal to E degree R minus E degree L, E of right minus E of लेफ्ट. ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया. तो लेफ्ट का जो पोटेंशियल है दैट इज़ ज़ीरो, हमने बता दिया, बिकॉज इट इज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो अल्टीमेटली हमारा जो ई डिग्री राइट है वही शो हो रहा है. ठीक है, आप इस सेल को जिसमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोडिक कंपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये वाला इक्वेशन है. ये कभी कभी CBSE में आ सकता है ना, कि मान लीजिए एक तरफ कॉपर है और एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट द सेल. तो मैंने पहले भी सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया आपको, है ना. कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? जैसे प्लैटिनम सॉलिड, फिर सिंगल स्लैश H2, ठीक है, 1 बार प्रेशर है, हाइड्रोजन गैस 1 बार पे है, फिर एक और सिंगल स्लैश, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस वी हैव टेकन, हमने हाइड्रोजन आयन लिए हैं और उसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर है. ठीक है, प्लैटिनम गैस, प्लैटिनम जो है वो हमने क्यों लिया है? क्योंकि प्लैटिनम इज एक्चुअली द कैटलिस्ट विच एड्जॉर्ब द हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करता है. ठीक है, इसलिए अब डबल लाइन हमने यूज़ की है फॉर सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ आयन दैट इज़ फॉर द मेटेलिक आयंस, देन सिंगल स्लैश दैट इज़ इलेक्ट्रोड, और जो आयंस हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो हम क्या शो कर रहे हैं? इंटरफेस, दैट इज़ शोन बाय सिंगल लाइन. ठीक है, तो इस तरह से हम इस सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक. अच्छा, अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं. ठीक है, वॉट वी आर सीइंग कि हियर, है ना, द पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर जो है, कॉपर का जो पोटेंशियल है, ठीक है, अभी वो यहाँ जिंक वो दिया है +0.34 वोल्ट, पॉजिटिव दिया है. कितना दिया? पॉजिटिव. और जो आपका जिंक है, जिंक का कितना दिया हुआ है बेटा? -0.76 वोल्ट. ये दोनों दिया हुआ है. अब यहाँ पे हम ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे. द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फर्स्ट केस इंडिकेट्स दैट कॉपर आयंस गेट रिड्यूस्ड मोर इजली. जिसके लिए जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उसका रिडक्शन पॉसिबल है ईजिली देन द H+ आयन, है ना. लेकिन अगर किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ये वैल्यू नेगेटिव है तो उसका रिडक्शन इतने आसानी से पॉसिबल नहीं है. द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट अकर, दैट इज़ हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज्ड कॉपर. तो आपने ये सुना है ना कि कॉपर जो होता है वो जनरली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है. कॉपर जो होता है वो काला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है. क्लास 10th का कंसेप्ट. लेकिन अगर हम इसको अब टेक्निकली देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? क्योंकि कॉपर आयन के लिए जो ई डिग्री की वैल्यू है वो मोर पॉजिटिव है ना, तो इसका रिडक्शन इजी है एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन. अब हम जिंक का देखेंगे.
यहाँ पे आप देखोगे जिंक का यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन इज़ इजी एज़ कम्पेयर टू रिडक्शन, एज़ कम्पेयर टू रिडक्शन। ठीक है, तो आपने देखा है जिंक मतलब जिंक की प्लेटिंग की जाती है या आयरन के ऊपर, जिसको आप बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन, इन गैल्वनाइजेशन वी यूज़ अ कोट ऑफ जिंक टू कवर द सरफेस ऑफ आयरन, क्योंकि जो जिंक होता है इट इज़ हैविंग मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एज कम्पेयर टू आयरन, एज इंडिकेटेड बाय इट्स ई डिग्री वैल्यू। अब हम कॉपर की जब बात करते हैं तो मैंने बता दिया जो कॉपर होता है इट इज़ हैविंग मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, इसीलिए जो कॉपर होता है, अगर हम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो जो कॉपर होता है वो HCl में डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन कैन रिड्यूस कॉपर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, और हाइड्रोजन गैस की हम कब बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि हमने जितनी भी ये रिएक्शंस है ये आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं कि मेटल्स, जैसे कॉपर मेटल है वो हाइड्रोजन के वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, या कोई भी मेटल है HCl या फिर HNO3 के साथ जब रिएक्ट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस विच इज़ यूज फॉर देयर रिडक्शन। ठीक है, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड के केस में यदि हम देखते हैं तो नाइट्रिक एसिड के केस में आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे डू नॉट एक्चुअली इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की केस में अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बाय नाइट्रेट आयन, नॉट बाय हाइड्रोजन आयन। ठीक है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल 3 एसिड्स हो गए आपका, एक HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड हो गया आपका H2SO4, एक एसिड हो गया आपका HNO3। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा है अगर कॉपर प्लस HCl कर देंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी तरह अगर हम कॉपर प्लस H2SO4 करेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और वो हाइड्रोजन गैस ही उस कॉपर के रिडक्शन में काम आएगी, है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ बाय राइटिंग इट। ठीक है, जैसे कॉपर आपने रिएक्ट किया HCl के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस। ठीक है, पहला केस। दूसरा, आपने फिर उसके बाद एक और बार कॉपर की रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, फिर कौन सी गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये तो कॉपर के रिडक्शन में काम आ रही है। ठीक है, लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कॉपर प्लस HNO3 की, तब ऐसा नहीं होता, तब नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होते हैं। कौन से आयन प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होते हैं, और ये नाइट्रेट आयन कॉपर के रिडक्शन में काम आते हैं, ना कि वो हाइड्रोजन। मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन का कोई भी काम नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट, डन और नॉट। तो ये हमारा कंसेप्ट उससे भी रिलेटेड है कि अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मेटल्स रिएक्ट, दे डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, बट इफ़ वी रिएक्ट दोज मेटल्स विद HCl और H2SO4 सो श्योरली दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये 10th का पढ़ा हुआ कंसेप्ट है, नहीं याद है तो इसको रिकॉल कीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तो टेक्निकली एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, अब ये वाला केस मैंने आपको बता दिया है कि जिंक के लिए नेगेटिव वैल्यू है ई डिग्री वैल्यू की, दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग मोर टेंडेंसी टू गेट oxidized rather than getting reduced. ठीक है, that is why it is used as one of the metal for galvanization of iron, is one of the metal for galvanization of iron. ठीक है, अब हम आगे अपना कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे देखा इन व्यू ऑफ दिस कन्वेंशन द हाफ रिएक्शन फॉर डेनियल सेल इन फिगर 3.1 कैन बी रिटर्न। अगर हमारे पास एक डेनियल सेल है जो हम शुरू से चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, जिंक कॉपर कपल वाला, तो जिंक हमने ऑक्सीडेशन वाले ही चैम्बर में रखा। जिंक हमने किस में रखा, जिंक में, मैंने पहले भी आपको बताया, आप ये LOAN जिंक वाले कंपार्टमेंट में लगाओगे। ठीक है, और जब आप कॉपर की बात करोगे तो आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, RRCP लगाओगे। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, लेकिन अगर आप इनकी डिग्री वैल्यू को कंपेयर करोगे तो अब आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहले मोर पॉजिटिव, अगर मोर पॉजिटिव ई डिग्री वैल्यू है, ई डिग्री की वैल्यू मोर पॉजिटिव ई डिग्री वैल्यू, तो चांसेस कैसे होते हैं, ऑक्सीडेशन के। चांसेस कैसे होते हैं, ऑक्सीडेशन के। ठीक है, और अगर मोर नेगेटिव है, मतलब अब हमारी सेकेंड कंडीशन है मोर नेगेटिव ई डिग्री वैल्यू, तो चांसेस क्या होते हैं आपके रिडक्शन के। चांसेस क्या होते हैं आपके रिडक्शन के।
ठीक है, MnEr। और पहला कंडीशन में हमने क्या देखा था, जो पहली वाली कंडीशन मैंने बताई थी, मतलब मोर MpEl। हमारा पहला वाला हो गया MpEl और दूसरा वाला हो गया MnEr। आप ये दो चीज़ें याद रखोगे, मैं श्योर बोल रही हूँ आप इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, M मतलब मोर, P मतलब पॉजिटिव, E डिग्री वैल्यू, तो L मतलब आपके क्या चांसेस है, लेफ्ट साइड में, मतलब आपका लेफ्ट साइड में है, मतलब ऑक्सीडेशन चैम्बर है। मोर नेगेटिव, सॉरी, मोर पॉजिटिव ई डिग्री वैल्यू, मोर पॉजिटिव वैल्यू ई डिग्री वैल्यू है तो मोर चांसेस है कि रिडक्शन के चांसेस है। कौन से चांसेस है, रिडक्शन के। और मोर नेगेटिव ई डिग्री वैल्यू है तो चांसेस आपके किसके हैं, ऑक्सीडेशन के। किसके हैं, ऑक्सीडेशन के। तो आप ऑक्सीडेशन वाला कौन से चैम्बर में लगाओगे, लेफ्ट चैम्बर में, और रिडक्शन वाला आप कौन से चैम्बर में लगाओगे, वो राइट चैम्बर में लगाओगे। ठीक है, इसको एक बार आप और रिकॉल करिए, यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं एक और बार वैसे बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे। ठीक है, मोर पॉजिटिव ई डिग्री वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, या ई डिग्री वैल्यू तो आपका रिडक्शन है, MpEr। आप वी को छोड़ दो, मोर नेगेटिव ई डिग्री, तो इसमें आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये वर्ड सही बना है, MpEr और MnEO। इस तरह से आप इसको एज अ कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, जिसमें सिर्फ ई डिग्री की वैल्यू दी है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी सेल का EMF निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि हमने प्लैटिनम, जो आपको पता है प्लैटिनम क्यों यूज़ करते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ये आपके नॉलेज के लिए। सबसे पहले इसलिए कि प्लैटिनम जो है एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, नॉट एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एड्जॉर्प्शन। और सेकेंड बात है, प्लैटिनम जो है इनर्ट है, एक तरह से इनर्ट मेटल है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो कोई भी इंटरफेरेंस उसका होगा नहीं ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट पैराग्राफ ध्यान से। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन extract a lot of useful information from them. The values of standard electrode potential for some selected half cell reduction reaction is given in table 3.1. If the standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then then its reduced form is more stable as compared to hydrogen gas. Similarly, if standard electrode potential is negative, then hydrogen gas is more stable than the reduced form, means it is more chances that it would be getting oxidized. ठीक है, अब मैं आपको इसको हम एक्सप्लेनेशन टेबल से ही देंगे, जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखोगे ये टेबल में आपको रिडक्शन या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ, यहाँ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दिया है और उनका रिडक्शन शो किया। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, अभी हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पे ई डिग्री वैल्यू को देखेंगे। तो हमने देखा ई डिग्री वैल्यू जो हाइड्रोजन के ठीक ऊपर है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन वाला, ये वाला मतलब सॉरी 0 वाला है, तो यहाँ ये हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ऊपर जाएंगे तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है और नीचे आएंगे तो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है। नीचे आएंगे तो सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, नेगेटिव है। तो नीचे वाले जो रहते हैं दे आर हैविंग, मीन्स जिनकी वैल्यू मोर नेगेटिव है ना, सो दे आर हैविंग more, means for them the chances are there that they would be getting oxidized, means they will be losing electron rather than getting reduced. और अगर हम ऊपर जाएंगे, जैसे मैंने आपको कॉपर और जिंक से बताया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, मतलब इनका रिडक्शन ज़्यादा पॉसिबल है। जिनका रिडक्शन पॉसिबल है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और जिनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से आपको यहाँ लिख कर बताऊँगी। ठीक है, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, ये 11 का कंसेप्ट है, तो वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जिनका रिडक्शन पॉसिबल होता है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ लिख के बता रही हूँ, इनको नोट करते जाइए ताकि आपको चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी यदि दिक्कत होगी तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है, अब ये टेबल आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
नेगेटिव, अब ये दोनों पॉइंट हमारा हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे. अ नेगेटिव ई डिग्री वैल्यू मीन्स दैट रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H plus H2. स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स इट इज़ हैविंग मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है. और इसका वाइजे वर्जा या उल्टा पॉइंट हम काय के लिए लेते हैं, जब मोर पॉजिटिव ई डिग्री वैल्यू होती है, व्हेन द ई डिग्री वैल्यू इज़ मोर पॉजिटिव. जैसे मैंने आपको कॉपर के केस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया. फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन. यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, ये तो आज का हमारा कंसेप्ट हो गया. ठीक है, मैंने 3 कंसेप्ट कवर कर दिए हैं आपके. सबसे पहले हम कहाँ पे गए कि हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड बाय यूजिंग SHE. फिर हमने जाना कि कौन बेस्ड ऑन ई डिग्री वैल्यू कौन ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, कौन रिड्यूस्ड हो सकता है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, और लास्टली हम इस वैल्यू का यूज़ कैसे कर सकते हैं टू फाइंड वेदर द सब्सटेंस वुड बी गेटिंग रिड्यूस्ड और वेदर द सब्सटेंस वुड बी गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो ये चीज़ हमको पढ़ लेनी है. जहाँ पे भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी सो यू कुड आस्क टू मी. ठीक है, इन नेक्स्ट ऑडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस नर्न्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नर्न्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे. पर आप भी सॉल्व करते जाइए. मैंने पिछला जितना पढ़ाया एटलीस्ट उसको एक एक बार रिकॉल करिए. और फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ सेंड मी योर क्वेरीज़. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव द आंसर्स. Thank you.